होता है बाईपास सर्जरी, वो करने की जरूरत कब पड़ती है? बाईपास सर्जरी देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। स्टेंटिंग से पहले बाईपास सर्जरी का इजाद हो चुका था। सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हार्ट अटैक होता क्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट एक मसल है जो कि कंटिन्यूअसली 24 घंटे हर वक्त काम करता रहता है। जब हम सोते हैं तो उसकी काम करने की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ताकि इसको आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे। जब भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है और अगर वो अचानक हो तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। थोड़ा सा मैम आपको मैं करेक्ट करूंगा, यंगस्टर्स में ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं, यंगस्टर्स में भी केसेस हो रहे हैं। तो जिम में ही एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसा होने के चांसेस क्यों मतलब होता है, इसके पीछे रीजन क्या बनता है? जब भी मैम हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे तो जैसे मैंने बताया, हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर ब्लड सप्लाई का मिसमैच होगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गैस की वजह से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो लेकिन हार्ट अटैक की वजह से हमने आए दिन देखा है कि मृत्यु हो जाती है। विंटर्स में हर साल हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़ जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में शायद हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आजकल हार्ट अटैक यंगस्टर्स में बुजुर्गों की बजाय ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अगर हाल ही की बात करें तो कुछ देश के शहरों में स्कूल के बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब ऐसे में ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सब होता ही क्यों है। तो इसके लिए आज मैं पहुंची हूँ जालंधर के इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और इस बारे में और भी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक राणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबको। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हाल ही में काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि स्कूल के बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, और यंगस्टर्स में ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक होता क्या है, और ये इसके होने के चांसेस क्या रहते हैं, क्या कारण होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैम आपने पूछा है। जी। आज की डेट में हार्ट अटैक की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। ये अक्रॉस द एज ग्रुप्स, अक्रॉस, चाहे आप ओल्ड एज हैं, यंग एज हैं, मिडिल एज हैं, इवन बच्चों में भी अब ये प्रॉब्लम्स आने जी, लगी हैं। जी, जी। इसके मल्टीपल रीजंस हैं मैम। इट कैन बी जेनेटिक, कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। एक और चीज़ है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे एक छोटी सी बात भी जो है वो बहुत बड़ी चढ़ी फैला दी जाती है। बना दी जाती जी, है, जी। उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, लेकिन अगर एक स्कूल गोइंग बच्चे को हार्ट अटैक आता है तो एक बहुत बड़ी सनसनीखेज न्यूज़ बनती है। जी, जी। इसलिए इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इंसिडेंट पहले भी थे, लेकिन बिकॉज ऑफ जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए उस वजह से बढ़ जरूर रहे हैं। सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हार्ट अटैक होता क्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट एक मसल है जो कि कंटिन्यूअसली 24 घंटे हर वक्त काम करता रहता है। जब हम सोते हैं तो उसकी काम करने की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ताकि इसको आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे। अब जो भी चीज हर वक्त काम कर रही है उसको अपने आप भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है ब्लड सप्लाई से मेंटेन होता है। जब भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है और अगर वो अचानक हो तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी। अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, उनमें ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिम लवर्स हैं यंगस्टर्स, तो जिम में ही एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा होने के चांसेस क्यों मतलब होता है, इसके पीछे रीजन क्या बनता है? थोड़ा सा मैम आपको मैं करेक्ट करूंगा, यंगस्टर्स में ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं, यंगस्टर्स में भी केसेस हो रहे हैं। ओके। ज्यादा केसेस अभी भी मिडिल एज और ओल्ड एज में ही हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर हमें सोचने की जरूरत है कि जो लोग जिम जा रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। जब भी मैम हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे तो जैसे मैंने बताया, हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर ब्लड सप्लाई का मिसमैच होगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाया होता और उसके बावजूद वो हैवी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। हम अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स होते हैं, उनके पीछे मेडिकल टीम्स होती हैं जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि वो कितना काम कर सकते हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट होता है। बीइंग लेमैन, अगर हम खुद ही ऐसे ही जिम में शुरू हो जाएं और अपनी
कैपेसिटी को, अपनी लिमिटेशंस को जाने बगैर अगर हम बहुत हैवी एक्टिविटी करें तो उसका खामियाजा भी कई बार हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए अपना प्रॉपर चेकअप जरूर करवाएं ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। कई बार जैसे घरों में ही कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये रीजंस हो सकते हैं, लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल भी इसका एक रीजन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम आपने पूछा। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, देयर आर एरे ऑफ मल्टीपल रीजंस हैं जो जिनको हम हमारी भाषा में रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। यानी कि ये कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट में हो जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है उसमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा है शुगर का अनकंट्रोल्ड रहना। सिर्फ शुगर होना एक हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है, बट अगर आप उसको कंट्रोल में ना रखें तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल का होना अगर एक अनदर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। ना कि सिर्फ बाहर से जो आप कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं, बल्कि कई लोगों के अंदर क्या है कि उनके जेनेटिक फॉल्ट्स होते हैं। उनकी बॉडी चाहे आप सिर्फ पानी ही पिए फिर भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। इसको हम फैमिलियल डिसलिपिडीमियाज बोलते हैं, यानी कि खानदान में वो बीमारी चली आ रही है और ऐसे इंडिविजुअल्स में एज अर्ली एज 10 साल 12 साल की एज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो सबसेट ऑफ लोग हैं जिनको जल्दी हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ रिस्क फैक्टर हमारा आ जाता है स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजम्पशन, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो ना करना। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट अटैक के लिए। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपर होमोसिस्टिनीमियाज, फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशंस, ये कुछ और कारण हैं, मैं इसमें नहीं जानना चाहूंगा। बट अगर हम ये सब जो पहले कारण मैंने आपको बताए, अगर आप इनको कंट्रोल में रखें तो हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बारी किसी को भी चेस्ट पेन की शिकायत होने लग जाती है, तो क्या उसे इग्नोर करना सही है? चेस्ट पेन को तो मैम कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में चेस्ट पेन जो है सिर्फ एसिडिटी या गैस जो हम आम भाषा में कह देते हैं उस वजह से हो। लेकिन मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गैस की वजह से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो लेकिन हार्ट अटैक की वजह से हमने आए दिन देखा है कि मृत्यु हो जाती है। तो मेरा सबको ये संदेश है कि जैसे ही किसी को चेस्ट पेन हो, फटाफट आप हॉस्पिटल पहुंच के एक बेसिक ईसीजी करवाएं ताकि उससे ये क्लियर हो जाए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हार्ट ईसीजी नॉर्मल है तो आप चुपचाप शांति से घर जा सकते हैं और गैस की दवाई ले सकते हैं। खुद ही गैस का इलाज ना करने लगे, कई बार ये गलत भी हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। मतलब घर पे करते ही हैं, कई बहुत लोग करते हैं, हमारे लोग घर के लोग भी करते हैं। इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक ईसीजी अगर आप करवा लें वो आपका 99% तक मेक श्योर कर देते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो, मतलब लग रहा है कि हाँ हो रहा है, तो उसे दिखा लेना चाहिए। उसे डेफिनेटली एक बार तो दिखाना चाहिए। एक है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो क्या इसकी वजह से भी हो सकता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मैम का अनुवाद हिंदी में ये है कि सांस फूल जाना। बहुत सारे कारण हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के। कई बार कई लोगों में, जैसे कि शुगर के मरीज हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में रहती, उनको सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही होती है, उनको सिर्फ सांस ही फूलता है, वो चेस्ट पेन की अनुभूति करते ही नहीं, उनको चेस्ट पेन महसूस ही नहीं होती। इसलिए उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम उनपे देखें कि कहीं उनको हार्ट अटैक तो नहीं है। हार्ट अटैक की आगे एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें हार्ट का पंप कमजोर हो जाता है, इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसका मेन सिम्टम जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस फूलना होता है। अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सभी लक्षण जो है हार्ट अटैक के हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आम इंसान को सबसे पहले तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द अगर आपको है, चेस्ट पेन जरूरी नहीं है सिर्फ छाती के एक हिस्से में ही हो। हमें याद रखना चाहिए कि आपकी ठोडी से धुन्नी तक, यानी कि आपके मैंडिबल से या जॉ से अम्बिलिकस तक कहीं भी चेस्ट पेन हो सकती है। ज्यादातर ये चेस्ट पेन जो है एक जगह पे लोकलाइज नहीं होती, ये रेडिएट करती है, यानी कि कभी ये बाजू में जा रही है, शोल्डर में जा रही है, ये दोनों तरफ शोल्डर्स में भी जा सकती है, दोनों बाजुओं में भी जा सकती है, पीठ में भी जा सकती है। इसके साथ घबराहट होना, ठंडे पसीने आना, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, कहीं ये हार्ट की ट्रबल तो नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट में ही होता है, गैस की ट्रबल भी कई बार, मस्कुलर पेन भी ऐसा हो सकती है। बट स्टिल फिर भी मैं यही कहूंगा कि जब भी कभी ऐसा हो तो आपको हार्ट की ट्रबल को हमेशा पहले अकाउंट में लेना है, क्योंकि इसकी वजह से जान जा सकती है। अगर किसी को इस तरह का फील हो रहा है तो उस समय उसको क्या करने की जरूरत है? घर पे अगर आपके एस्पिरिन की टैबलेट है तो सबसे पहले एस्पिरिन की टैबलेट च्यू करके चबा के पेशेंट को दे दी जाए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे।
हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ईसीजी से डायग्नोज कर सकें कि हमें जो प्रॉब्लम हुई है वो हार्ट अटैक है या नहीं है। ओके, अगर जैसे मान लो अब कोई पेशेंट हार्ट अटैक से सफ़र हो चुका है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उसके बाद उसको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को ये समझ लेना चाहिए कि अगर एक बार आपको हार्ट अटैक आ चुका है, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन कि आपको दोबारा हार्ट की ट्रबल हो सकती है। क्योंकि हार्ट जो है एक्सटेंसिव सिर्फ एक ही जगह पे बीमारी नहीं आती, जैसे वो नाड़ियों का गुच्छा है, उसके अंदर अलग-अलग जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट को एक तो हमेशा अपने हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं, उसका रेगुलर सेवन करना चाहिए। और कुछ इमरजेंसी बेस्ड दवाइयाँ हार्ट स्पेशलिस्ट जरूर पेशेंट्स को बताते हैं, जैसे कि एक सॉर्बिटेट नाम की दवा आती है जिसको आप जीभ में रख के थोड़ी देर के लिए चेस्ट पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आपके चांसेस फ्यूचर में अच्छा करने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो आपने अभी मेडिसिन बताई है, ये हम अपने घरों में आम ऐसे रख सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये मेडिसिन रखनी चाहिए। एस्पिरिन तो देखो आप ऐसी एक चीज़ है जिसको आप हेडेक में, सिर दर्द होने पे या कहीं दर्द होने पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मेडिसिन डिस्प्रिन, एस्पिरिन आपके घर पड़ी होती है। बट सॉर्बिटेट यूजुअली उन्हीं घरों में पाई जाती है जहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी भी ज़्यादा अभी वो नहीं है कि आप हर पेशेंट को सॉर्बिटेट दे दी जाए या प्रिस्क्राइब की जाए। ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए ठीक है जिनको हम ऑलरेडी डायग्नोज कर चुके हैं हार्ट की प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हार्ट अटैक से? मैम, हार्ट अटैक के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे तो पहला मैंने बताया कि चेस्ट पेन की वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो हार्ट का मसल जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। इवेंचुअली अगर आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोग हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवाते और ऐसा भी बोलते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग भी मत करिए, कुछ नहीं हुआ। उसमें होता क्या है कि जो मसल का जब ब्लड सप्लाई काफ़ी देर तक रुकी रहती है, तो मसल डैमेज हो जाता है और मसल डैमेज होने से हार्ट का पंप कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स में पैरों का सूजना, मुँह पे सोजिश आना, साँस फूलना, लेट ना पाना, रात को खाँसी होना, ये सब हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब एक्यूट प्रॉब्लम्स क्या होती है? एक्यूट प्रॉब्लम कई बार हार्ट अटैक की वजह से धड़कन उल्टी चल पड़ती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। हम सब ने एटलीस्ट फ़िल्मों में तो ये देखा ही होगा जिसमें हम शॉक देके पेशेंट को रिवर्ट करते हैं। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हॉस्पिटल से बाहर कहीं हो जाए, तो इसको से बचने का कोई तरीका नहीं है। इन पेशेंट्स की ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है और जैसे कि आपने सुना भी होगा रिसेंटली काफ़ी हमारे सेलिब्रिटीज़ जिनकी डेथ हो गई, कईयों की जिम में डेथ हो गई। प्रोबेबली उनमें कॉज़ ऑफ डेथ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था। वहाँ पे वो डायग्नोज़ ही नहीं हो पाया। अगर उनको शॉक दे दिया गया होता टाइम पे, तो उनकी जान बच सकती थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा है धड़कन का रुक जाना। ऐसा भी होता है कि धड़कन एकदम से रुक गई और हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, पर ऐसा बहुत ही बड़े हार्ट अटैक में होता है, या फिर हार्ट अटैक अगर सड़े टमाटर की तरह फट जाए, उसमें ऐसा होता है। बाकी हार्ट के आसपास पानी भर जाना और भी बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस। फिर दूसरे अंगों पे हार्ट का असर आ जाता है। अगर किडनी को ब्लड सप्लाई ना मिले तो किडनी भी साथ में फेल हो जाती है, फेफड़े में पानी भर जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट अटैक के पेशेंट्स में आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कभी ऐसा होता है अगर किसी को लग रहा है कि मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या सीपीआर दिया जा सकता है उस केस में? सीपीआर मैडम सिर्फ उन्हीं केसेस में दिया जाता है जहां पे पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया है और बेहोश होके गिर गया है। तो एज अ लेमैन हमें नहीं पता कि उसका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बेस्ट हम उस थोड़े से टाइम के लिए यही कर सकते हैं कि उसका हार्ट बाहर से चलाएं, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो यूजुअली हमारा अगर किसी भी इंसान का हार्ट जो है एक मिनट में 60 से 100 की गति पे चलता है। तो सीपीआर अगर हम 90 बार पर मिनट दें, तो हम कहीं ना कहीं एक उसका इक्वलेंस कर सकते हैं कि जितना हार्ट नॉर्मल चल रहा था। और इसको तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि कोई पैरामेडिकल या मेडिकल टीम आके ये डिक्लेयर ना कर दे कि पेशेंट का अब हार्ट चल पड़ा है या इसको और चलाने से अब कोई फायदा नहीं होगा। तो सीपीआर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आम लोगों को ये आनी चाहिए। इससे हम कई बार जान बचा सकते हैं। ओके, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट अटैक अगर आपको चेस्ट पेन अगर हुई है और आप हॉस्पिटल पहुंच गए, ईसीजी से हम डायग्नोज कर लेते हैं हार्ट अटैक है कि नहीं है। एक बार हार्ट अटैक जब पता चल गया तो हमें तुरंत ही पेशेंट को लोडिंग डोज दे देनी चाहिए, यानी कि ऐसी कुछ दवाइयां खून पतला करने वाली जो कि क्लॉट जो बन रहा है उसको वहीं पे रोक सकें। फिर आगे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन
कि क्लॉट को हमने तोड़ना है, क्योंकि हमने ब्लड सप्लाई को पेटेंट करना या उस नाड़ी का खून चलाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के लिए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया में है हार्ट की नाड़ी को खोल देना। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हमें एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में नहीं है जहां पे एंजियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है, तो कुछ खून पतला करने के इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टेनेक्टिप्लेज है, रेटिप्लेज है। ये थोड़े महंगे इंजेक्शंस हैं, बट इनका फायदा सबसे ज्यादा तभी होता है अगर इनको पहले 6 घंटे के अंदर दे दिया जाए। अगर वैसे देने को हम 6 से 12 घंटे में भी दे सकते हैं, बट उसका एडवांटेज उतना कम होता जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हार्ट अटैक प्रोग्रेसिवली बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर खून ब्लड सप्लाई आप जल्दी से पेट नहीं चालू करेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाता है। पहले 6 घंटे में बहुत फायदा है। अगर आपने ये ब्लड इंजेक्शंस दे दिए हैं तो उसके बाद तुरंत पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए जहां पे एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है, क्योंकि एंजियोग्राफी से पता चलता है कि नाड़ी जो है वो कितनी बंद है, क्या उसको हम तुरंत खोल सकते हैं या नहीं, और अगर खोल सकते हैं तो खोला जा सकता है। इससे पेशेंट की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंस फर्क पड़ता है, जो कि मैंने बताया, जैसे कि पेशेंट को अगर सही इलाज ना मिले तो उनका हार्ट का पंप कमजोर हो जाता है, वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। ये सारी चीजों से बचा जा सकता है। अगर प्रॉपर इलाज हार्ट अटैक के पेशेंट को मिल जाए तो लगभग 3 से 6 महीने में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल कर जाता है। उसको बस बेयर मिनिमम थोड़ी सी मेडिसिन खानी पड़ती हैं और वो लाइफ लॉन्ग ठीक रहता है। ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिन्हें स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है? हर हार्ट अटैक के पेशेंट को एंजियोग्राफी की जरूरत है। हमारी इंडियन गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस, इनफैक्ट वर्ल्ड की सारी गाइडलाइंस ये कहती हैं जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है उसकी एंजियोग्राफी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो आपको ये गाइड करता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट फर्दर कैसे होगा। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको स्टेंटिंग की जरूरत होती है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बाईपास की जरूरत होती है। तो ये डिसीजन हम कैसे लेंगे? ये डिसीजन हम एंजियोग्राफी की फाइंडिंग्स पे ही लेंगे। इसलिए एंजियोग्राफी तो हर हार्ट अटैक के पेशेंट की मस्ट है। ये तो रूल है। मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और बल्कि मैं आपको बताऊं वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये लॉ है, अगर आपने पेशेंट को हार्ट अटैक के लिए एंजियोग्राफी ऑफर नहीं की तो वो डॉक्टर के ऊपर ही नेग्लिजेंस का केस बन जाता है कि आप लोगों ने इसको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने इतनी सारी आपने अभी जानकारी दी है, लेकिन एक होता है बाईपास सर्जरी, वो करने की जरूरत कब पड़ती है? बाईपास सर्जरी, देखिए इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। स्टेंटिंग से पहले बाईपास सर्जरी का इजाद हो चुका था, क्योंकि कैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व करती है। देखो पहले पेशेंट की डेथ हो जाया करती थी हार्ट अटैक की वजह से, तो ऑटोप्सी स्टडीज होती थी। ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम स्टडीज। तो पोस्टमार्टम स्टडीज में पता लगाया जाता था कि पेशेंट की डेथ कैसे हुई। तो उन्होंने देखा कि क्लॉट फंस जाते हैं जिस वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और कोई वेंटिकुलर टैकीकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। तो उन्होंने पता लगाया कि अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई को चला दें वापस तो पेशेंट को फायदा हो सकता है, पेशेंट की जान बच सकती है, रादर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। कई बार स्टेबल एंजाइना भी होता है। स्टेबल एंजाइना का मतलब ये है कि पेशेंट को क्लॉट नहीं फंसा है लेकिन उसके ब्लॉकेजेस हैं, जिस वजह से जब भी पेशेंट काम करता है या हैवी सीढ़ियां चढ़ता है, कोई काम करता है, तो उसको चेस्ट पेन महसूस होनी शुरू हो जाती है, और जब वो आराम करता है तो वो चेस्ट पेन दूर हो जाती है। इसको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भाई अटैक आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने पता किया कि अगर हम एक नाड़ी जो डिस्टल एंड में, जो नाड़ी जहां बंद है उसके आगे अगर एक और नाड़ी जोड़ दें, हिंदी में इसको बाईपास समझ लें, जैसे आपने हाईवे के बाईपास होते हैं, तो आप अगर उस नाड़ी को उस ब्लॉकेज को अलग रूट से बाईपास कर दें तो हार्ट को ब्लड मिलता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। तो बहुत पहले बाईपास ही हो रहे थे पिछले लगभग 20-30 साल, लेकिन 1970s में साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलकर ये इजाद किया कि अगर हम अंदर के रास्ते से ही जाके नाड़ी को खोल दें तो वो ब्लॉकेज दूर हो सकती है, और उस ब्लॉकेज से अगर दूर हो जाए तो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये चले जाते हैं। धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ स्टेंटिंग आ गई 90s के अंदर, और अब तो स्टेंट की टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, बहुत बेहतरीन स्टेंट्स आ चुके हैं जिससे कि हम बहुत अच्छे आउटकम्स पेशेंट को दे सकते हैं। ओके अभी कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हो सकते हैं कि जिन्हें बाईपास सर्जरी की जरूरत होती है? मैम ये डिपेंड करता है कि अंदर नाड़ियों की स्टेटस क्या है। अगर जनरल रूल ये है कि तीनों नाड़ियां अगर ब्लॉक है या फिर नाड़ी ऐसी जगह पे ब्लॉक है जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है या बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है स्टेंटिंग करने का, तो हम बाईपास की ऑप्शन देते हैं। तो स्टेंटिंग के अपने फायदे हैं मैम, ये सिर्फ सुई से हो जाता है, अगले ही दिन पेशेंट चलना फिरना शुरू कर सकता है और तीसरे दिन पेशेंट की छुट्टी हो सकती है। बाईपास में वहीं छाती खोल के बड़ा ऑपरेशन है, रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और बहुत बड़ा स्कार होता है। तो पर जहां पे बाईपास की जरूरत है, स्टेंटिंग उसको
वो काम नहीं कर सकती, और जो काम स्टेंटिंग कर सकती है वो शायद बाईपास नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे से कोई कंपटीशन में नहीं है, बल्कि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर पेशेंट में बीमारी बहुत ज्यादा है, तीनों नाड़ियां ब्लॉक हैं, जहां पे स्टेंटिंग टेक्निकली डिफिकल्ट है, पेशेंट के लिए रिस्क ज्यादा है, वहां पे बाईपास एक प्रेफर्ड ऑप्शन है, और जहां पे स्टेंटिंग से काम चल सकता है वहां पे स्टेंटिंग बेटर ऑप्शन है। ओके, अच्छा इसका एक मेरे को ये जानना है कि जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में ही केसेस क्यों बढ़ते हैं ज्यादा? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। सर्दियों में केसेस ज्यादा इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ठंड की वजह से बॉडी अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे हमारा कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है जी। और अब आप देखें बाहर जो है टेम्परेचर इस वक्त 10, 12, 6, 8 तक जाने की उसमें है। तो बॉडी जितनी दूर, जितना ज्यादा बाहर टेम्परेचर कम रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमको ठंड महसूस होगी। तो बॉडी में नाड़ियां जो है वो सिंगुड़ जाती हैं ताकि वो कोर टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, और इस सिंगुड़ने के चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका शीयर स्ट्रेस हमारी नाड़ियों पे पड़ता है। कभी भी प्रेशर होगा तो स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा और वो नाड़ी में कभी भी क्लॉट बन सकते हैं, अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ना कि सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन के अटैक, जिसको हम स्ट्रोक या लकवा बोलते हैं हिंदी में, वो भी बहुत बढ़ जाते हैं सर्दियों में। इसलिए ब्लड प्रेशर का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हम अपने सभी मरीजों को और आपके दर्शकों को भी ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि सर्दियों में अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर रखें, मेंटेन रखें। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिसिन को जरूर चेंज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से भी हार्ट अटैक हो सकता है। मिथ नहीं है मैम, ये भी सही है। जैसे मैंने आपको बताया, रीजन तो अभी आपको दिया कि हार्ट अटैक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो ठंडे पानी से फिर आपके बॉडी के ऊपर और ठंडा महसूस होगा, तो बॉडी और आपकी नाड़ियां जो है वो सिंगड़ेंगी अपनी हीट को मेंटेन करने के लिए, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। मतलब उतना का टेम्परेचर हो जो बॉडी कोसे पानी या ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जिसको आप कहते हैं, उससे नहाइए, वो आपके लिए बेटर है। क्या सिर्फ मेडिकेशन या जो मेडिसिन हम देते हैं उससे भी हम इसके केसेस से बच सकते हैं? मेडिकेशंस देने से मैम देखिए, कुछ बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ये पिछले 50-60 साल का क्रक्स है जो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने स्टडी की है। मेडिसिन से मैम नाड़ियां नहीं खुलती। पहला ये मिथ बहुत बड़ा है कि क्या मेडिसिन से हार्ट अटैक्स ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन से नाड़ियां नहीं खुलती। नाड़ियां खुलने के दो ही तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बताया, एक स्टेंटिंग, दूसरा नई नाड़ी बना दो, उसको बाईपास बोलते हैं। मेडिसिन से आपकी जो हार्ट अटैक सहने की शक्ति है या आपकी जो एंजाइना सहने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अगर मान लो 100 कदम चलने से छाती में दर्द होता था पहले, अगर आपने उसको मेडिसिन शुरू कर दी तो पेशेंट अब 200, 250, 300 कदम तक चल सकता है। बट इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि उसकी नाड़ी खुल गई है, उसको फर्क पड़ना शुरू हो गया, यानी कि उसकी सहने की शक्ति बढ़ गई है। इसको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। और कुछ दवाइयां हम देते हैं ताकि क्लॉट्स ना बने, जैसे कि आपने भी सुना होगा खून पतला करने वाली दवाइयां। कुछ हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां देते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर कम रहेंगे तो नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से नाड़ियां सिंगुड़ती हैं वो नाड़ियां कम होती जाएंगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो जैसे मैंने बताया स्ट्रेस से क्लॉट्स बनते हैं तो वो भी नहीं बनेंगे। अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करेंगे तो भी आपकी नाड़ियों पे हेल्दी रहेंगी, उन पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी मेडिसिन बड़ी जरूरी हैं ताकि आप हार्ट अटैक से बच सके। हाँ, वही मतलब कि हार्ट अटैक हमें हो ही ना, तो उसके लिए क्या छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? जैसे कि मैम मैंने बताया, सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स जो आपके हैं उनको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल बिल्कुल ना लें, शुगर को कंट्रोल में रखें, अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आजकल अवेलेबल हैं, वो लें। दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में फिजिकल एक्टिविटी करें जो कि एटलीस्ट 30 मिनट्स की होनी चाहिए। क्या एक्टिविटी हो सकती है? इट कैन बी सिंपली जॉगिंग, रनिंग, इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी प्लेइंग एनी आउटडोर स्पोर्ट्स। आप कुछ खेल सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है, या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी बॉडी जो है उसमें अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बीमारी से होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक हेल्दी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज मस्ट, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। और हेल्दी फूड अपनाएं। फ्राइड फूड, फैटी फूड, ये फूड खाने से ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है, जिसकी वजह से अगेन आपके रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लड प्रेशर और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ते हैं। तो अच्छा बैलेंस डाइट खाना बड़ा जरूरी है। इसमें फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स लाइक आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, ये जरूर होने चाहिए।
ये चीज़ है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ, क्या उसका असर पड़ता है? बिल्कुल मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की डेट में हम सब लोग इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से गुजर रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है। स्ट्रेस को कम करें, ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। जो भी आपकी ज़िंदगी में छोटा छोटा अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखें। ज़िंदगी हर पल बीतती जा रही है, हम सब, ये स्पिरिचुअल बात भी है, लेकिन बिल्कुल। अगर आप इसको सोचेंगे तो जो पल निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। नहीं तो है। हमें बड़ा फ्रेट अपॉन नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ एटीट्यूड जो हमने भी देखा जिन पेशेंट्स में रहता है, वो उनको कम बीमारियां होती हैं। और जो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, उनको हार्ट अटैक्स ज्यादा देखे गए हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें फ्रेंड्स फैमिली का बहुत रोल है। इस रैट रेस में हम सब अकेले ही दौड़ रहे हैं, फ्रेंड्स और फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी ही नहीं उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा सुधार करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि नंबर ऑफ, अगर हम मेल और फीमेल देखें तो किसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर रहता है? मैम ऐसा है कि प्री मीनोपॉजल यानी कि जब तक फीमेल्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनमें एक बेनिफिशियल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द फीमेल हार्मोन्स रहता है। बट आफ्टर मीनोपॉज मेल और फीमेल्स का इक्वल रिस्क है एज फार एज हार्ट डिजीज इज कंसर्न। तो डेफिनेटली 40-45 ईयर्स तक फीमेल्स को थोड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन आफ्टर दैट रिस्क थोड़ा बराबर ध्यान है। रखने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें तो बता ही दी हैं, तो अब एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसा मैसेज जो उनके लिए एक पॉजिटिविटी लाए, वो क्या होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से आप सारे व्यूअर्स को यही है, जैसे कि हमने बात की सर्दियों में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप ज़रूर करें। आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गए हैं जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 10-20 की डिफरेंस आता है, इसको ज़्यादा फ्रेट अपॉन ना करें इसके ऊपर। उससे अपने एटलीस्ट घर में जो बड़े हैं और खुद का भी एक बार ज़रूर बीपी चेक करें। एज अ जनरल रूल मेरा सबको ये एडवाइस है कि 40 साल की उम्र में तक पहुंचते पहुंचते एक बार आपका बीपी चेक जरूर हुआ होना चाहिए, आपके शुगर चेक हुए होने चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल चेक हुए होने चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल है तो उनको नॉर्मल लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने करीबी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जिनको ये प्रॉब्लम रेगुलरली काफ़ी टाइम से है, उनको तो अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको व्यतीत करना चाहिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, सिगरेट शराब से दूर रहना चाहिए और हेल्दी फूड को अपनाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर विवेक राणा, जिन्होंने हेल्दी हार्ट को लेकर और हार्ट अटैक से जुड़ी बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।